नमस्कार। खास मेहमान में आपका स्वागत है। दिवाली का वक्त है, दिवाली धमाका की बातें हो रही है। एक शख्सियत है जिन्होंने हमेशा धमाके किए हैं और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही धमाके किए हैं। हम बात कर रहे हैं बेलापुर की आमदार एमएलए मंदाताई मात्रे का। ताई, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास मेहमान में। ताई, दिवाली की शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। और ताई, इस साल दिवाली के कुछ ज़्यादा ही धमाके आपने किए हैं लगातार, एक के बाद हमें। 2 साल पटाखे नहीं फोड़े ना जी, इसलिए पटाखे फोड़ना पूरा चाहती हूँ। कोटा किया है। ताई, सबसे पहले तो मैं ये आपसे करूँगा, जो मैं धमाके की बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा आपने काम किया है उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि सिडको जो है आजकल काफ़ी बदनाम हो रही है कि सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उनका काम है प्लॉट्स बेचना, कमाना। ऐसे सिडको से आपने न जाने कितने प्लॉट्स इस साल निकाल के लेके आई हैं। तो बोलते हैं ना, वो शेर के मुंह से निवाला लेके आई है। इससे बताइए कि ये कैसे किया है आपने? नहीं, सिडको एक अच्छी कंपनी है और सरकार की कंपनी है। अगर कोई भी ऑफिसर आप अपना इशू लेके जाते हैं तो उसको ठीक तरीके से समझाना चाहिए कि अपने को प्लॉट किस लिए चाहिए, किस इशू के लिए चाहिए, किस काम के लिए। स्वार्थ के लिए अगर कोई मांगेगा तो सिडको नहीं देगी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, प्लॉट को अनधिकृत बांधकाम करके रखे हैं और कोई नर्सरी खोल के रखा है, कोई ने और कुछ किए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अभी डीपी प्लान में उन्होंने वो प्लॉट डाले कि सिडको बेचो मत। अरे सिडको की प्रॉपर्टी सिडको नहीं बेचेगी तो हम बेचेंगे क्या? तो लोगों को क्या मिसगाइड करते हैं कि देखो तुमको खेलने को जगह नहीं रख रही सिडको, तुमको पब्लिक यूटिलिटी के लिए कोई जगह नहीं रख रही। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता था तो मेरे को ये 1 साल में संजय मुखर्जी आने के बाद कम से कम मेरे को 10-15 प्लॉट दिए। पीएपी वाले किसानों के लिए उन्होंने स्कूल के लिए 6 प्लॉट दिए। वो मैं गगरानी साहब थे तब मैं मांगा था। लोकेश चंद्रा जी आए जब, उन्होंने 1 इंच जगह नहीं दी इधर। उसके लिए कोई नहीं बात किया। उसके लिए बात करना चाहिए था, आंदोलन करने चाहिए थे, मोर्चे करने चाहिए थे। और डॉक्टर संजय मुखर्जी आए जिन्होंने 6 प्लॉट निकाले थे गगरानी जी ने, वो संजय मुखर्जी ने दे देखो अभी मेरे घर के सामने रमाकांत मात्रे को प्लॉट मिला है, उल्वा में पंडरीनाथ पाटिल के स्कूल को प्लॉट मिला है, घनसोली में प्लॉट मिला है, अपना उल्वा में दूसरा एक प्लॉट मिला है राजेश पाटिल को। ऐसे कम से कम पीएपी वालों को जो प्लॉट नहीं मिल रहे थे बहुत सालों से, स्कूल के प्लॉट नहीं निकाल रहे थे, उन्होंने काफ़ी प्लॉट निकाले। और ये इनको वापस, इनके एक स्कूल है, मैंने भी 1 प्लॉट मांगा है मेरे स्कूल के लिए। तो उसमें हर्ज क्या है? तुम्हारे पेपर अगर ओके है, तुम्हारी संस्था अगर ओके है तो तुमको भरना चाहिए, टेंडर निकाल दे दो। खाली अपनी जगह पे, अभी कल ही मेरे पास 1-2 जन आए थे, उन्होंने क्या किया है, डीपी प्लान में उधर ग्राउंड बताया पालिका ने, अभी उधर 10 बिल्डिंग ऑलरेडी खड़ी है। और 10 बिल्डिंग के लोग जाएंगे कहाँ? जिन्होंने बोल रहे हैं एक बड़ा मुद्दा हो गया है कि रिजर्वेशंस जो पालिका कर रही है, और पालिका ने कुछ देखा ही नहीं है और सब जगह रिजर्वेशन डाल दिया है। रिजर्वेशन डालने के पहले सिडको से बैठना चाहिए, वहाँ जो वार्ड अधिकारी है उसको बताना चाहिए कि ये प्लॉट नंबर में क्या है, झोपड़पट्टी है, बिल्डिंग है, अनऑथराइज क्या है उधर बनाया हुआ, वो देखना चाहिए और फिर उसके ऊपर आरक्षण डालना चाहिए। रिजर्वेशन के पीछे क्या कहानी है? रिजर्वेशन तो ये इनके लोग जिन्होंने अनधिकृत बांधकाम किए है वो बचाने के लिए कोई जाके रिजर्वेशन पालिका में डाल दिया है। एक ऑफिसर को पकड़ के अपना पल्लू सीधा करने का काम किया है। उसमें सिडको के ऊपर पब्लिक को बोलने का, सिडको बराबर नहीं, सिडको प्लॉट बेच रही है, एमआईडीसी प्लॉट बेच रही है। अरे जिनके प्लॉट है वो बेचेगी नहीं तो क्या हमको फ्री देगी? गांव में 1 इंच भी घर बढ़ता है तो सिडको पालिका जाके तोड़ती है। तो ये तो सिडको के 12.5% के प्लॉट है। और मैं बोलती गांव में सब लोगों ने इसके ऊपर घर बनाए, उसको हम गरजे पोटीची घर असं बोलतो आणि ते वाचवायचं काम आम्ही करतो। 2015 में ये सब घर मैंने बचाए है। मगर किन किन लोगों ने मौके के जगह देखकर ये तुम्हारी नर्सरी डाली है, कितनी बड़ी बड़ी नर्सरी है, आप देखेंगे तो 4-4, 5-5 एकड़ की। अभी कल मैं प्रकल्पग्रस्तों को लेके गई थी, 10 नर्सरी को रिन्यू करके दिया उनका लाइसेंस
क्योंकि ठीक से चला रहे और 10-10 12-12 साल चला रहे। तो मैंने बोला इनको वापस दे दो, क्यों रिन्यू नहीं कर रहे 2 साल से? अभी कोविड था, अभी कोविड चला गया। उन्होंने मान लिया ना, जो बात सही है, जो बात ठीक है, तो सिडको महानगर पालिका के अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा इशू सही होना चाहिए, उसमें तुम्हारा स्वार्थ होएगा। अभी देखो बिल्डिंग तोड़ रहे, तोड़ने का काम यही लोग ले रहे, लोगों को बोल रहे हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं और सेवा में मेवा खा रहे। तो जो प्लॉट्स की हम बात कर रहे हैं कि आपने काफ़ी लेके आए हैं, इसमें जो सबसे बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का जो लाभ लेकर आए हैं वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, जो नवी मुंबई के लिए अब तक नहीं है, और पालिका को आपके लिए आपने ये बहुत बड़ा प्रयास करके सिडको से इतना बड़ा जेडी जी, उसका स्टोरी ऐसा है कि 2 साल पहले कोविड आया, किसी को पता नहीं था कि देश विदेश से लेके भारत, भारत से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नवी मुंबई। आपको पता होगा आंकड़ेवारी, जब आप कोविड की नवी मुंबई में देखते थे तो 2-3 हज़ार के ऊपर गई थी दिन की। अभी दिन की 2-3 हज़ार कोविड के पेशेंट को कहाँ से हम लोग मशीनरी लाएंगे, कहाँ से दवाई देंगे? कितने हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कार्यकर्ता गुजर गए और 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपया प्राइवेट में भर के गुजर गए। ऐसे वक्त तो मैं इतना परेशान हो गई, कोई तो मिलता नहीं था कोविड में। बहुत सारे लोग प्रतिनिधि तो गायब हो गए थे। यहाँ आ जाके उरण के लोग हैं, पनवेल के हैं, रसायनी के हैं, तुम्हारे तलोजा के हैं, तुम्हारे इटावा के, बॉम्बे के चेंबूर के लोग, भाईकाला के लोग, मेरे पास सबके नाम लिखे हुए हैं। वो लोग फ़ोन करते थे कि हमको प्राइवेट में, अगर इधर नहीं है ऑक्सीजन, हमको प्राइवेट में दो। एक दिन रात को भाईकाला की एक लेडीज़ का डॉक्टर के थ्रू फ़ोन आया, एक पनवेल का डॉक्टर शाह के थ्रू, कि हमारे ऐसे पेशेंट है और वो बहुत ताई सीरियस है और हमको कैसा भी करके हमको ऑक्सीजन वाली रूम चाहिए। कोई हॉस्पिटल में नहीं था। फिर मैंने एमजीएम के नितिन कदम को रात को 1:30 बजे फ़ोन किया और वो डॉक्टर इतने अच्छे, उन्होंने रात को 1:30 बजे फ़ोन उठाया मेरा। उनको मालूम है मंदाताई फ़ोन करती तो कुछ जनून काम है और कोविड का सिलसिला चालू है। तो उसमें 1:30 बजे मैंने बोला कि ऐसे पेशेंट है, बॉम्बे की है और वो बहुत सीरियस है, और पनवेल के डॉक्टर शाह ने मेरे को फ़ोन किया है, अब क्या करूँ? बताइए, एक ही रूम है, वो भी वीआईपी लोगों के लिए, जैसे आप लोग कोई आ जावे अचानक तो हम ना नहीं बोल पाएंगे। मैं बोला अभी वो छोड़ दो साहब, वीआईपी, पहले इसकी जान बचाओ, 2 दिन जान बच जाएगी तो इसको नॉर्मल वार्ड में लेके आओ। तुम आज इनको उधर से पेशेंट निकल चुका था एमजीएम के लिए, वो रूम मैंने रात को 1:30 बजे करके दी। और मैं भी पेशेंट थी, मुझे भी कोरोना की लागन हो गई थी, मैं घर में दवाई ले रही थी, ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। मुझे भी 3-4 दिन बुखार आ रहा था, उसमें भी मैं पब्लिक सेवा कर रही थी। फिर चौथे दिन दोपहर को 12 बजे मैं ही सीरियस हो गई, मुझे ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। तो मुझे बच्चे ने बोला अभी नहीं, अभी तेरे को सब, मेरे को कोविड है मालूम होते भी मेरे बच्चे बहू मेरे को लेके हॉस्पिटल अपोलो में गए, उधर बैठे रहे। वो लोग बोलते थे जाओ, कोविड सबको लग रहा है, मगर मेरे घर में भगवान की दया से मेरे को, मैं पब्लिक में जाती थी, मेरे को हुआ, किसी को नहीं हुआ। मेरे को 1 नहीं 2 बार हुआ, अभी भी हुआ, मेरे को 2 बार हुआ। बात ऐसी है, वो मैंने उधर देखा पेशेंट को, मर रहे थे लोग, तड़प रहे थे लोग, और इतने सारे बिल बन रहे थे, कहाँ से लोग रह गए। एक डॉक्टर नेरुल में था, उनके घर में 10 पेशेंट और 200 पेशेंट, 10 कोई रिलायंस में, कोई अपोलो में, जगह ही नहीं मिल रही थी। 10 पेशेंट 10 जगह में, कहीं पिताजी बच्चा, कहीं माँ बच्चा, कहाँ बहू, कहीं पोता। वो 10 पेशेंट का बिल बन गया। तो डॉक्टर का मेरे को फ़ोन आया, ताई इतना लोग का मेरे को इतना बिल आया, मैं कहाँ से भरूँ? मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्या इतना नहीं कमाता हूँ, तो 10 पेशेंट का पैसा कहाँ से भरूँ? उस टाइम मैं बोलती हूँ, मेरी एक कार्यकर्ता थी बेलापुर में, शैला पाटिल, वो कोरोना में बीमार हो गई। पहले जयराज में उसको एडमिट किया, फिर उसको अपोलो में किया, 30 लाख रुपया खर्चा किया। कितना? 30 लाख। उसमें से 5 लाख मैंने कम करके दिया, 25 लाख रुपया अपोलो में बिल भर के भी पेशेंट जिंदा घर नहीं आई। मेरे को इतना दुख हुआ। मेरी फ्रेंड थी, मेरे साथ काम करती थी पार्टी का, मेरे को बहुत दुख हुआ। मेरा नहीं, अभी कुछ करना चाहिए अपने को।
यदि मैं जैसे ठीक होके आई, मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी मेरे बच्चों को गारंटी नहीं थी, क्योंकि मेरी ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन हो गई थी। मगर भगवान को मेरे हाथ से कुछ अच्छा काम करना है जनता के लिए। फिर आने के बाद मैंने सोचा नहीं, अपने को एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है तो उसके साथ मेडिकल कॉलेज होगा, तो वो बच्चे सेवा में मिल जाएंगे, उनको रहने को एक हॉस्टल हो जाएगा। ऐसे 3 प्रोजेक्ट मिलके मैंने सोचा, और जैसी मैं ठीक हुई, ये एमडी भी नहीं मिल रहे थे कोविड काल में, वो भी मास्क लगा के बैठते थे। मेरे को इतना लंबा बेटा है, मैं बोला सर मैं आपसे राय लेने आई हूँ कि मुझे मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशल और मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाना है, आपकी मुझे राय चाहिए, क्या करूँ मैं। उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पास जाओ, उनको लेटर दो, वो अगर रिमार्क मार के देंगे तो मैं ज़रूर तुमको प्लॉट देखने की कोशिश, मतलब प्लॉट तो यहाँ बहुत सारे मेरे ध्यान में भी है, मगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं 17 में लाना चाहती थी, तब इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई मुझे। 17 में मैंने डिमांड की थी देवेंद्र जी के पास और गिरीश महाजन के पास, वो मंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे, मगर मैंने फिर इशू छोड़ दिया, जगह इतनी चाहिए उतनी चाहिए करके। मगर इस टाइम उसका अनुभव हमने लिया है, और ये सामाजिक सेवा है, ये गरीब लोगों के लिए सेवा है। तो मैंने बोला, तो उन्होंने मुझे आइडिया दी, तो मैं मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब थे, मैं उनके पास गई, तब वो अच्छे थे तो मिल रहे थे। उनको बोला एक खाली रिमार्क मार के दे दो, मैं बाद में देख लूँगी क्या करना है। उन्होंने बोला, उनको ब्रीफिंग की कैसी ज़रूरत है, क्या क्या हुआ, उन्होंने रिमार्क मार के दिया। 1.5 साल उसके में कुछ काम नहीं हुआ कोविड में, वो पेपर इधर से उधर उधर से उधर जाते रहा। अभी शिंदे सरकार आ गई, मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे बन गए, उप मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र जी फडणवीस बन गए। देवेंद्र जी फडणवीस और एकनाथ शिंदे को ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट का प्रकल्प का लेटर का मालूम था, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास भी मैंने वो नगर विकास के पास में जाके उनसे ये मीटिंग करके मंत्रालय में अभिजीत बांगर साहब और सब अधिकारी छिड़को अधिकारी से की थी, तो उनको भी ये सब सब्जेक्ट मालूम था। फिर ये अधिवेशन में वापस में उनको मिली कि सर, उन्होंने लोकेशन के हिसाब से उन्होंने हमको 8.5 एकड़ जगह देने का सिडको ने तय किया है, मगर वो लोकेशन देखकर उसका रेट, सोशल रेट 107 करोड़ रुपया लगाया। तो मैं 107 करोड़ रुपया पालिका भरेगी, तो उसको बाद में बिल्डिंग बनानी है, उसको इंस्ट्रूमेंट लाना है, वो चलाना है, ये सब करने के लिए पालिका के पास भी पैसा होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला ठीक है अपन मीटिंग करेंगे। फिर हम लोग ने एक मीटिंग की सब लोगों को लेके, तो डॉक्टर संजय मुखर्जी ने कहा कि जो मेडिकल कॉलेज के रेट गवर्नमेंट के जो है उस रेट से हम तुमको ताई जगह दे रहे हैं। फिर गगरानी साहब जो सचिव है मुख्यमंत्री के, उनके पास मीटिंग हुई, उन्होंने बोला हम तुमको 50% पैसा मैं कम करके दे रहा हूँ। और मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने वैसे ही बांगर साहब को फ़ोन किया कि अपने को 50% पैसा कम हो रहा है। उसके बाद अभी जीएसटी लगी, वो 10 करोड़ कम करके लाई, ऐसे 60 करोड़ कम हुआ, 49 करोड़ भरने के। अब ये 49 करोड़ भरने के, जब ये प्लॉट निकाला तब सब बोलने लगे फ्री में लाओ, फ्री में सिडको और फ्री देगी। सिडको ने कभी 1 इंच किसको फ्री दिए के जगह। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लेके आई हैं जो लोगों की बहुत, जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत, तो आप तो कोविड के बाद और समझ में आ रहा है, उसमें आपने कम भी करा दिया, 60 करोड़ ऑलमोस्ट कम कर दिया, 8.5 एकड़ की ज़मीन है। लेकिन ताई अभी भी आपको हर्डल्स फेस कर रही हैं पालिका में, क्योंकि पेमेंट बाकी है, अभी भी रुकावटें आ रही हैं। इनको क्या लगा ये क्या कम करके लाएगी, तो चिल्लाना चालू कर दिया, पहले कम करके लाओ, फ्री में लाओ। अभी मेरे कम करके लाई, सबके मुंह बंद हो गए। अभी क्या इशू चालू किया मालूम है क्या, अभी कमिश्नर को ये लोग बोल रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं और डरा रहे हैं कि देखो इतना बड़ा बनाएगा, चलाएगा कैसा, फिर इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आएंगी। तो ये कैसा भी करके नहीं होना चाहिए, इसके लिए अभी ये लोग तड़प रहे हैं। बट ये तो चलाने के लिए तो एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, और तो पालिका का काम है करवा के लेना। पालिका का काम है। अभी कमिश्नर 2 दिन पहले आए हैं जी, कमिश्नर 2 दिन पहले आए, जो कमिश्नर थे वो दूसरी जगह गए। अभी इनको हम समझा रहे हैं कि इसकी कितनी ज़रूरत है, और ये बनाने के लिए CSR फंड भी मिलने वाला है।
ऐसे नहीं है कि पूरा पालिका को ही खर्चा करना है। CSR फंड से अपने को ये हॉस्पिटल कैसा भी करके खड़ा रहना करना है, ताकि ये सुविधा हम गरीब लोगों को, लास्ट का जो आम पब्लिक है जो उनके तक ये सुविधा पहुंचनी चाहिए, उसके लिए मेरी कोशिश है। मगर आपको पता है अच्छा काम कौन करता है, तो उसमें नौटंकी करने वाले भी तो उतने लोग रहते ना। मगर मैं वो नौटंकी करने वाले लोगों को आज आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, अगर मेरा कोई भी प्रोजेक्ट में, मरीना प्रोजेक्ट में 8 साल हो गए, मेरा होने नहीं दिया है। अगर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट ये पब्लिक का प्रोजेक्ट है, इसमें अगर कोई भी मुझे थोड़ा भी शक हुआ कि ये प्रोजेक्ट मेरा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी शक्लें में सब, इनका जो पिक्चर है ना, इनका जो असली चेहरा है ना, ओपन पब्लिक में मैं लाऊंगी और पब्लिक को बताऊंगी कि तुमको ये लोग कैसे मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा काम के लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या स्वार्थ क्या है? मंदाताई काम लेने वाली है हॉस्पिटल में, या मंदाताई के बच्चे डॉक्टर है उधर जाके पेमेंट लेने वाले, या मंदाताई उधर पानी देने वाली है? क्या देने वाली है? खाली एक प्रोजेक्ट है, वो पब्लिक के लिए, वो होना जरूरी है। और जिस दिन मैं मार्केट में उतरूंगी ना और बोलूँगी ना कि ये प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने विरोध किया, ये अच्छे काम के लिए, तब इनकी असलियत पब्लिक में आ जाएगी। जो आज मुखौटा डाल के घूम रहे हैं ना, एक जोकर कैसा कलर लगा के घूमता है, ऐसे कलर लगा के चेहरे पे चेहरा लगा के घूमते हैं। वो एक कौन सा गाना है ना, चेहरे पे चेहरा लगाते हैं, वैसे चेहरा लगाया इन्होंने, अच्छाई का चेहरा पब्लिक में लगा के घूमते ना, ये नकाब में निकाल के रहूंगी। ऐसे मैं आज दिवाली के दिन में इनको बोल रही हूँ, क्यों तकलीफ दे रहे हैं काम करने वालों को? क्या तुम्हारी क्या तकलीफ है, क्या है? मैं लेडीज हूँ इसलिए तकलीफ दे रहे हैं? और पहले तो बोलते थे इसके पास विजन नहीं है, अब मैं विजन लाई भी और काम करा भी रही हूँ और काम हो भी रहे, तो इनको सल रहा है, इनको पचन नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ काम किए नहीं, कभी विजन कोई लाया नहीं। जो भी है कॉरपोरेशन का है, कॉरपोरेशन तो वाटर मीटर गटर करती है, इन्होंने क्या विजन लाया, ये प्रश्न अभी पब्लिक पूछ रही है। तो इनको दिल में बहुत तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ क्या करेंगे? अभी मरीना का काम मेरा 7 साल बंद करके रखा है, टेंडर हुआ है, होने नहीं दे रहा है, अभी ये हॉस्पिटल का कर रहे हैं। मगर जेडी जी, उनको पता नहीं है मैं भी किस मिट्टी की बनी हूँ, मैं संघर्ष करके इधर तक पहुंची हूँ, कोई आसानी से इधर तक नहीं आई। ताई, आपकी लाइफ की जो पॉलिटिकल लाइफ की जो जर्नी रही है, ये संघर्ष ही रहा है। और इस तरह की बार बार रुकावटें आती रही हैं, लेकिन आप उसमें उभरते आई हैं। ये फिर से एक बहुत बड़ा वापस से चैलेंज आज आपके जो तीखे तेवर दिख रहे हैं। मालूम नहीं क्यों उनको ऐसा लोगों के लिए काम में, उनके दिल में क्यों ऐसा, मेरे को तो उसके लिए अलग शब्द है मेरे पास, मैं आज नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत अलग शब्द है कि उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि दूसरे ने काम नहीं करना चाहिए, हम ही करना चाहिए। तो क्यों नहीं 25 साल काम किए? सुबह में उठने का और चेक्स का सारी पार्ट निकालने का, आज कौन सा बिल्डर को फोन करने का, आज कौन सा कॉन्ट्रैक्टर को फोन करने का, आज किसके पास जाने का, आज किसकी साइड में जाने का, ये धंधा मंदाताई नहीं किया है। एक भी बिल्डर आके बोलेगा ना या कॉन्ट्रैक्टर कि मंदाताई का फोन आया किसी के लिए, कि मंदाताई के बच्चे आए या मंदाताई का आदमी आया, दूसरे दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगी। ऐसी राजनीति क्या काम की कि दूसरे के पेट पे लात मारो और खुद का पेट भरो, वो धंधा हमारा नहीं है। ताई, जिस तरह से ये आप संघर्ष कर रही हैं और आप बता रही हैं कि एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं है, आपने इतने सारे भवन, लाइब्रेरी आ रही है, भूमिपुत्र भवन आ रहा है, ओल्ड एज होम का आप कर रही हैं, ये प्रोजेक्ट्स का क्या पोजीशन है? नहीं, अभी तो ये देखो प्रोजेक्ट की पोजीशन यही है, पालिका में किसी न किसी को जाके दबाया जाता है। इनके जो लोग हैं वो पालिका में जाते हैं, ये काम स्लो करो, वो काम करो मत, वो काम रुका दो। अभी ज्येष्ठ नागरिक भवन कब से बन रहा है, अभी बोलते फर्नीचर का काम चल रहा है। जानबूझकर ये सब काम के स्लो काम करने का ये लोग का जो चल रहा है, काम होने नहीं देने का है मंदाताई का। अरे मंदाताई का काम है ही नहीं है, ये आम आदमी का काम मंदा मात्रे कर रही है। उन्होंने इसीलिए मंदा मात्रे को चुन के दिया है, एक विश्वास के साथ कि ये लेडीज हमारा काम करेगी करके, और ये काम होने नहीं दे रहे लोग।
ताई, आपने बीच में एक कहा कि क्या मैं महिला हूँ, इसके लिए आपको लगता है क्योंकि आप जिस तरह से काम कर रही है किसी से कम पे तो नहीं रही है, बट क्योंकि एक महिला है तो एक वो माइंडसेट है कि भाई इनको टारगेट करो, ये आगे कैसे जा सकती है? मैं तो कभी मेरी जिंदगी महिला की जी ही नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी बोलती इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़ा रहो, किसी के बैसाखी लेके खड़ा मत रहो, इंडिपेंडेंट रहो। इसलिए मेरे को ये महिला समझ के जो भी तकलीफ दे रहे देने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, ना मेरे को कोई तकलीफ हो रही है, मैं बोल रही हूँ इसका मतलब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ना मेरे को तकलीफ नहीं। मेरे को क्या कल नहीं करेंगे, मैं पब्लिक में जाके बैठूंगी, इनका नाम का उदो उदो कर दूंगी, मेरा पैसा बनने दो, नहीं 8 दिन मैं नहीं रोड पे सड़क पे आ गई तो मेरा नाम बंदा मात्रे नहीं, मेरे को क्या नहीं करे तो क्या मेरे को फर्क पड़ने वाला है, मेरा थोड़ा घर का काम है, नहीं बनने दो पैसा, 8 दिन में बंदा मात्रे तुमको रोड पे मिलेगी और तुमको ही शूटिंग निकालने को आना पड़ेगा। यानी इस बार आप एकदम आर पार की लड़ाई के लिए पूरे सच? हाँ, अभी तो आर पार की लड़ाई देखो क्या होता है, बहुत दिन हो गया मैं बोलता है जाने दो 2 साल हो गया जाने दो, उसका मतलब अभी ये लोग ऐसे समझने लगे कि बीजेपी में रहकर मंदाताई कुछ बोल नहीं पाएगी, ऐसा नहीं है। गलत को गलत बात करना मेरी उतनी ताकत और हिम्मत है मेरे में, आज भी है। ऐसा मत सोचो कोई मैं बीजेपी में हूँ तो मैं गलत को गलत बोलूँगी, मैं सही को सही बोलूँगी, चाहे मेरा कुछ भी होने देना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को फर्क क्या है। आपके हमेशा सबके साथ ही अच्छे रिलेशंस रहे टॉप लीडर्स के, इसमें अब जो पॉलिटिकल परिस्थिति बदली है, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में हूँ, आप फिर सरकार में भी आ गए, पहले तो अपोजिशन में थी फिर भी काम हो रहा था, अब सरकार में भी आ गए हैं और इसका नवी मुंबई पे काफ़ी असर पड़ रहा है, आप किस तरह से देख रही हैं? नवी मुंबई में कोई काम ही करने वाला नहीं रहा है, आप ही मीडिया के माध्यम से आप सबके हमेशा टॉक शो बुलाते हैं, आप देखते क्या चल रहा है, काम करने वाले लोग कम हैं और यहाँ पर अभी रीडेवलपमेंट में खाने वाले लोग ज़्यादा हो गए। लाकर मैंने दिया सबको, खाओ तुम मिलजुल के खाओ, काम करो, अच्छा सब कुछ करो, मगर लूटो मत किसी को और झूठ मत बोलो। पब्लिक क्या इतनी उल्लू नहीं है इधर की, सबको मालूम है कौन काम किधर कर रहा है, कितने किसके प्रोजेक्ट चालू, कौन किधर बिल्डिंगें तोड़ के कमा रहा है, सबको मालूम है सब कुछ, मगर थोड़ा सोच समझ के करो, इतना ही मेरा आज बोलना चाहती हूँ मैं। और पॉलिटिकली किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ बीजेपी का अलायंस हो गया है नवी मुंबई में? सब ग्रुप से अच्छा है, एकनाथ शिंदे जी तो पालक मंत्री थे, उनके तो साथ में आनंद दिघे के साथ जब मेरा अच्छा था तब से मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरा सबसे अच्छा है। मैं वही बोल रही हूँ, जिसको जलन है, जिसको कंपटीशन मेरी लगती है वही तकलीफ देंगे ना, मेरी क्यों, उनको क्यों तकलीफ होती है। तुम भी काम करो ना, तुमको भी तो यहाँ के लोगों ने इतनी बार चुन के दिया है, तुमने क्या किया? 10 साल कौन आमदार था ऐरोली में? 2 जेटी के काम है वहाँ, दीवा और घनसोले, अभी तक क्यों नहीं हुए? तुम्हारे पास क्या विजन है? ऐसे मैं पब्लिक में आम पूछूंगी तो क्या होगा इनकी हालत, घर से निकल नहीं पाएंगे ये। इसलिए मैं बोलती हूँ मेरा काम में कोई रुकावट लाओ मत, अगर रुकावट लाएंगे तो तुम्हारा असली चेहरा मैं पब्लिक के सामने लाऊंगी। नहीं, मुझे 2024 में नहीं लड़ना मिला तो भी चलेगा, मैं एकदम खुश हूँ और समाधानी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि रोज़ मेरे ही सर पे ताज बैठे। मैं मेरा बाप का प्रॉपर्टी, मेरे बाप की जायदाद नवी मुंबई नहीं समझ रही हूँ, पब्लिक की है प्रॉपर्टी, मगर पब्लिक की प्रॉपर्टी कोई लूट रहा है, कुछ कर रहा है तो मैं ज़रूर बात करूँगी, मैं डरूँगी नहीं। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो लीडर्स से हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई अलायंस करना पड़ेगा यहाँ पे बीजेपी के साथ में भी, तो उनका बार बार यही कहना होता है कि हमें मंदाताई से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से रिश्ते हैं, हाँ सामने हैं गणेश नायक, उनसे हमारे डिफरेंसेस हैं, तो पार्टी का जो आएगा वो देख के रहेंगे। ये जो फ़र्क आता है, लेकिन कि यहाँ पे तो वो सामने से आ रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देखो बेलापुर में क्राइम कितनी है और ऐरोली में क्राइम कितनी है, तो बेलापुर में सब खुशी है। बेलापुर के जितने भी कॉरपोरेटर है सभी पार्टी के, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का वार्ड में जाके उसको तकलीफ देवे, किसी का घर तोड़े, किसी का दुकान तोड़े, ये हम नहीं चाहते। इसलिए लोगों को मालूम है मंदा मात्रे ने कभी किसी को तकलीफ, पर्सनली तकलीफ नहीं दी, भले मैं बीजेपी में, मगर मैं जाके कभी कांग्रेस वालों का घर नहीं तोड़ा है, न कभी जाके शिवसेना वालों का तोड़ा है।
मेरे को इतना पता है जो बुरा काम करेगा ना उसको उसका फल बुरा उसको मिलने ही वाला है। आज तुम दूसरे के लिए खड्डा करोगे ना तो तुम्हारे लिए भगवान ऑटोमेटिक खड्डा करोगे और तुम कब खड्डे में गिरोगे ना तुमको भी पता नहीं रहेगा। इसलिए दूसरे के पीछे लोगों मत, और मेरे पीछे आज तक जितने भी लगे सब खड्डे में गिर गए। मेरे आंखों के सामने भगवान ने मुझे दिखा दिया है। मैं माता जी को बहुत मानती हूँ और मुझे अंधविश्वास नहीं मगर बहुत विश्वास है, और उस विश्वास के साथ कहती हूँ कि जिसने जिसने मुझे पानी में देखा वो खुद पानी में डूब गए, और आगे जाकर अगर उनको पूरा डूबना नहीं होगा तो ठीक से काम करें पब्लिक के लिए, मेरे काम में बाधा मत लाओ। इसमें देखा गया है ताई, जिस तरह से काम की बात करते हो कि आपका नाम आता है तो काम की बात आ रही है लगातार, और आपने जो विजन की बात कर रहे थे कि मंदा ताई को विजन नहीं है तो ये भी कर दिखाया, और एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है कि चाहे एजुकेशन हो, आपकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत कम होगी लेकिन आपने एजुकेशन में जैसे आपने बताया बहुत जोर दे दिया है, हेल्थ पे दे दिया है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप दे रही है, तो हर फील्ड में आप टच कर रहे हैं। देखो मेरा एजुकेशन कम है क्योंकि हमारी परिस्थिति नहीं थी जी। हमारी परिस्थिति होती थी तो मैं भी पढ़ती थी, मैं तो स्कूल की होशियार विद्यार्थी थी, मगर उस वक्त मेरा भाई गुजर गया एक्सीडेंट में बड़ा, और माताजी पिताजी हमारे बहुत बुरे हाल में थे, और उसमें तभी मेरे को कम से कम 10-12 साल में मेरे को घर की जिम्मेदारी आ गई और घर संभालना पड़ा, माँ बाप को देखना पड़ा, घर देखना पड़ा, काम करना पड़ा लोगों का, तो उस पर पढ़ाई बाजू में रह गई। मगर मैंने एक काम ज़रूर किया मैंने कि मैं 7वीं क्लास पढ़ी, फिर मैंने नाइट स्कूल ज्वाइन किया, 2 साल नाइट स्कूल की मैंने, घर के बाजू में नाइट स्कूल थी, तो नाइट स्कूल में 2 घंटे जाके वो पढ़ाई की 9वीं तक। फिर मैं 10वीं के परीक्षा में मेरी शादी हो गई। अच्छा। फिर मैंने इधर भी आके पढ़ाई घर में की, फिर मैंने एग्ज़ाम भी दी, इधर के एक सर है उनके स्कूल में मैंने एग्ज़ाम दी, उसमें मैं फेल हो गई एक सब्जेक्ट में, क्योंकि क्या है घर गृहस्थी ससुराल आ गई, बच्चा हो गया था, उसमें मैंने एक एग्ज़ाम दी, मेरा इतनी पढ़ाई नहीं हुई, एक सब्जेक्ट में मैं चली गई 10वीं में, तो मेरे को तो सर्टिफिकेट 10वीं का पास का मिला नहीं। उसके बाद भी मैं चुप नहीं बैठी, मैं सीबीडी में रहने को आ गई क्योंकि मैं बताना चाहती, लोगों को पता होना चाहिए। फिर मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया बेसिक। अच्छा। क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना आ गया था, इस सीबीडी में अपना प्रभास सेंटर में कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया बेसिक, वो मैंने 3-4 महीना वो पढ़ाई की, बेसिक सीख गई मैं खुद कंप्यूटर चलाती हूँ, खुद तुमको मैसेज भेजती हूँ, खुद तुमको सब पिक्चर न्यूज़ बना के भेजती हूँ मैं, मुझे कोई पत्रकारों की ज़रूरत नहीं, मेरी न्यूज़ मैं खुद बना लेती हूँ। फिर मैंने क्या किया, मेरे घर में जब मैं शादी करके 76 में आई तो मेरे घर में ऐसे घर में बड़ा हॉल था, तो एक टीचर पढ़ाई करते थे हमारे घर में, उनको पहले गांव में इतनी जगह नहीं थी, और ये वेखंडे वगैरह एडवोकेट वगैरह तब मेरे घर में बच्चे थे, लोग पढ़ने आते थे हमारे घर में। अच्छा। तो 10वीं 11वीं 12वीं की क्लास चलती थी, तो उनके बुक रहते थे, तो दोपहर के टाइम में वो पढ़ना। फिर वो सर को बोला मैंने, स्कूल की लाइब्रेरी तभी ये बेलापुर की स्कूल थी, वो 4 आना महीने का देने का। अच्छा। सिर्फ 4 आना। अच्छा। तो महीने भर का बुक तुम लाके पढ़ सकते हो। तो मैं उनको बोलती थी सर तुम इतनी अच्छी अच्छी किताबें लाते हो, मैं भी तुमको पैसा दूंगी, महीना कितना? तो बोले 4 आना। बोला मैं दूंगी, मुझे तुम स्कूल में जाते तो लाइब्रेरी से अलग अलग बुक ला के दो। तो वो मुझे बुक ला के देते थे, मैं 5-6 दिन में जैसा मुझे वक्त मिलता था काम पे, रात को दोपहर में मैं पढ़ती थी, मुझे शौक था स्टोरी पढ़ना। स्टोरी तो मैं बहुत अलग अलग पढ़ती थी, आज बताना चाहिए बाबूराव अर्नाळकर की डिटेक्टिव पढ़ती। अच्छा। वो काम आ रही है आपको आज? पढ़ती थी, सब पिक्चर आए ना गुलशन नंदा के, कटी पतंग, ये दोस्ती वगैरह, अलग अलग चांदोबा से लेकर, मराठी चांदोबा से लेकर हर किताब मैंने पढ़ी है। छोटे चुटकुले आज भी पेपर में आते तो मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। कोई खाने की रेसिपी है या कपड़े की है या डिज़ाइन की है, मुझे बहुत शौक है पढ़ने का। मैं हमेशा बोलती जो वाचाल तो वाचेल, पढ़ाई करेगा वो आगे जाएगा। तो वो मेरे को जनरल नॉलेज मेरे को बुक में से मिली कैसे का, और मुझे एक शौक है पेपर का शुरू से, और पेपर पढ़ना शौक है। पहले मैं सीबीडी में रहती तो दोपहर को पढ़ती थी, सुबह बच्चों को काम पे स्कूल में जाना, उनका खाना
हस्बैंड को जाना, वो सब देखना। दोपहर में 1-2 बजे टाइम मिलती थी तो मैं पेपर पढ़ती। तो पेपर की मेरे को शौक है, आज भी मैं 10 पेपर सुबह में पढ़ती हूँ। अगर जिस दिन पढ़ने नहीं मिलता, जल्दी जाना है, उस दिन आके रात को पढ़ती हूँ, मगर मैं पढ़ती हूँ। अभी तो मोबाइल पे पेपर मिलते, मगर प्रोग्राम में तो क्या पढ़ने को नहीं मिलता है। तो पढ़ाई कम हुआ उसका मतलब ये नहीं है। उसके बाद मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। जब मेरे स्कूल कॉलेज नहीं थे तो CBD में मैं बहुत लोगों को फ़ी भरी, किसी को डोनेशन दिया। मैं 7 साल सिद्धिविनायक के बुक लाकर लोगों को बांटती थी, गरीब बच्चों को। कितने बच्चे पढ़े, कितने मुस्लिम बच्चे पढ़े, को सिख बच्चे पढ़े, हर जात के बच्चे मेरे से साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के बुक लेके जाते थे। 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं के ये मैं सिद्धिविनायक से लाती थी। उसके फॉर्म भरना, उसका रजिस्ट्रेशन करना, उसमें डिपॉजिट डालना, लाके पूरे नवी मुंबई के बच्चों को 400-500 बच्चों को मैं हर साल पढ़ाती थी। तो ये मेरे को ऐसा लगता था मेरे दिल में हमेशा, मुझे नहीं पढ़ाई मिली, मगर कोई होशियार बच्चा है, मगर वो गरीब है तो उसको पढ़ाई मिलनी चाहिए, उसका वो अधिकार है। और अभी तो सरकार ने कुछ चालू किया कि जो रोड पे घूमते हैं, जो झोपड़पट्टी के बच्चे हैं, उनका कोई भी पेपर नहीं है, कोई भी दाखला नहीं, मगर उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको पढ़ाई मिलनी चाहिए। उससे फिर मैंने मेरा स्कूल कॉलेज चालू किया। आज मेरे स्कूल कॉलेज में अगर किसी को फ़ी नहीं है, कुछ नहीं, अगर मेरे पास आते हैं तो मैं तुरंत कम करा देती हूँ, या तो मैं भर देती हूँ अगर स्कूल का रूल है तो इनको पढ़ाई मिलनी चाहिए करके मैं जब महिला बाल कल्याण की चेयरमैन थी तब मैंने हर स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस चालू किए। तब नया कंप्यूटर आए थे, तभी चालू किए कि बेसिक प्रशिक्षण झोपड़पट्टी के बच्चों को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बच्चे जब बड़े होते 10वीं तक मराठी स्कूल में और 11th में वो जब कॉलेज में जाते हैं तो वो उधर डर जाते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चे के लाइन में उनको फर्क हो जाता है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से आते, ये मराठी मीडियम से आते। तो 11th में बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं, डर के मारे कॉलेज में भी नहीं जाते, और उनको ऊपर परिणाम नहीं होना चाहिए करके मैंने गांव में से ही सेमी इंग्लिश होना चाहिए या उनको अच्छे क्लासेस मिलने चाहिए, उनका एजुकेशन में ध्यान देना ये अपना फ़र्ज है। उसके लिए मैं स्कूल कॉलेज तो खोला ही, वो तो अलग बात है। अभी हर गांव में मैं जब भी स्मार्ट विलेज बना रही हूँ तो उसमें लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस है, तो गांव के बच्चों को भी उस लेवल में लाने की कोशिश कर रही हूँ। जो शहर के बच्चे और गांव के बच्चे दोनों फर्क जो पड़ता है वो नहीं पड़ना चाहिए, वो फर्क से बच्चे डर जाते हैं। कोई भी इंसान देखो नया इंटरव्यू देने को जाता है, कोई बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में, वो डर जाता है इंटरव्यू। एक्चुअली उसको सब आते रहता है, सही बात है, मगर वो बोल नहीं पाता है। तो उनका आत्मविश्वास बढ़ाना वो अपना काम है और वो मैं कर रही हूँ। और ताई यही जैसे आपने भी बताया कि एक नई काफ़ी बातें आपने बताई अपने पर्सनल जीवन से कि जिस पोजीशन में थी आप चाहती तो वही घर गृहस्थी उसमें ही रह जाती हैं, लेकिन आपने अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखा, चाहे वो कंप्यूटर हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ती आई हैं, और इसी से तो एक नहीं, मेरे को शौक था मगर वो पूरा नहीं हुआ। मुझे गाने का शौक था, डांस का शौक था, पेंटिंग का शौक था, मुझे हर चीज़ का शौक था, खाना बनाने का। खाने में पॉलिटिक्स का शौक कैसे हो गया? नहीं, पॉलिटिक्स का शौक ऐसे हुआ नहीं है। मेरे को तो पॉलिटिक्स में नहीं आती थी तो मैं एक अच्छा बिजनेसमैन होती थी। मेरा ऑफिस चला के मैं और अच्छा पैसा बना सकती थी। जो इधर इतना टाइम दे रही है वो टाइम अगर मैं मेरे घर के बिजनेस को दूंगी तो मैं ज़्यादा पैसा बनाती थी। इधर तो उल्टा मेरा ही पैसा जाता है, मैं इधर कमाती हूँ और इधर जाता है। इस तरफ कैसे मुड़ी हैं? वो क्या हो गया, कम से कम 95 में कॉरपोरेशन नहीं बनी महानगर पालिका में, और मैं CBD में रहती थी। वहाँ वो महिला OBC आई और वहाँ तो सब ओपन कास्ट के लोग रहते, तो सर्टिफिकेट OBC का चाहिए। तो फिर हर पार्टी से मुझे फोन आने लगे, घर में सब बोलने लगे कि तुम खड़ी रहो। तो मैं तो मेरे घर से ही इंदिरा कांग्रेस थी, जो है वो है। तो इंदिरा गांधी को मेरी माँ भी मानती थी, मेरे घर वाले मानते थे। तो मैं बोला मैं कांग्रेस से अगर होंगी खड़ी, तो सब लोग आने लगे रो। एक्चुअली मेरा मूड नहीं था, मगर मेरे हस्बैंड बोले बाबा उसको पूछो वो काम करेगी नहीं करेगी। हमारे घर में एक अच्छा है कि मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते उसको अच्छा लगता है तो वो करने दो। हमारे कोई बंधन नहीं है, बंधन घर में नहीं है कि नहीं तो कोई घर में औरत लोग को बाहर नहीं जाने देते। आप देखते हैं कितने लीडर की लोग औरतें बाहर आती है,
कितने घर के बहू बाहर आते हैं, हमारी बहू तो सब जगह रहती है, हर प्लेटफॉर्म उनको मैंने खुला कर दिया है। अरे पढ़ने दो ना, लड़की है, 2 घर चलाती है वो, माँ का बाप का, उनको बाहर आना चाहिए, समाज में मिलना चाहिए, समाज में क्या चल रहा है उनको पता होना चाहिए। अब मेरी पोती है, उसको भी मैं सब सिखाती हूँ, वो पेंटिंग ड्राइंग सब मेरे गुण उसमें है पूरे, दिखती मेरे जैसी, बात मेरे जैसी, स्ट्रांग मेरे जैसी। तो स्ट्रांग होना ज़िंदगी में ज़रूरी है, उसके लिए ये लेडीज़ को आगे लाने की बहुत ज़रूरत है। और आपने क्या पूछा था? वो पहली नगर हाँ, सेविका आप बनी। वैसे उधर ओबीसी सब बोले, मेरे हस्बैंड को 2 महीने पीछे लगे थे लोग, और पंडरीनाथ पाटिल जो हमारे गांव के लीडर थे, वो 6 महीना मेरे इधर आते थे अच्छा, कि तुम खड़ी रहो। मैंने 6 महीने के बाद उसको जवाब दिया। 6 महीना कॉरपोरेशन भी आगे चली गई थी उस वक्त। फिर मैंने 6 महीना बाद बोला कि हाँ, मैं एक मीटिंग लगाई, उसमें इतनी पब्लिक आई तो मैं बोला चलो रहेंगे, सबकी इच्छा है तो। वैसे मैं पॉलिटिक्स में आई, फिर भी 6 महीने के बाद मैं ये रिज़ाइन कर रही थी। अच्छा, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं दिखा इधर के जो लीडर लोग हैं वो महिलाओं को एकदम तुच्छ मानते हैं, मीन्स महिलाओं को इज्जत ही नहीं देते, महिला को पैर की जूती मानते, महिला में कुछ दम नहीं, महिला ये नहीं सोचते कि अपन एक महिला के पेट में जन्म लिया है। सही बात। तो ये मैंने देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा, महिला को सम्मान नहीं था, महिला को स्टेज पर बिठा के नाम नहीं लेने का, इंसल्ट करने का बार बार, तो ये सब देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं 6 महीने में ही रिज़ाइन करने वाली थी। तो मेरे इधर के जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे चुन के लाया था वो बेचारे सब सीनियर सिटीजन थे जो मेरे लिए घूम रहे थे। मैं उनको बुलाया कि मैं आज रिज़ाइन कर रही हूँ और मुझे इसमें नहीं रहना है, आप किसी को। तो बोले ताई हम किसके घर जाएंगे, फिर आपके घर हम आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, हमारा दुख दर्द बांटिए आप। तो वैसा लीडर कहाँ मिलेगा हमको, हम तो आपको बहुत ऊंचाई पे देखना चाहते। उस वक्त वो लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। बोला नहीं बाबा यही बस हो गया। ऐसा करके वो आशीर्वाद बहुत लोगों को भारी पड़ गया। तो ऐसी ये बात थी, तो ऐसे में ये राजनीति में आ गई। आकर मैंने किसी को पता नहीं महापौर का चुनाव लड़ी मैं जी, किनके सामने लड़ी, शिवसेना के सामने। यहाँ के शिवसेना के लीडर कौन थे आपको पता है, उस वक्त उनके सामने महापौर का चुनाव लड़ी मैं। उस वक्त भी मैं नहीं डरी हूँ, मेरे पास खाली 13 वोट थे, मेरे को 23 वोट गिरे उस टाइम भी मुझे लोगों ने, कॉर्पोरेटर लोगों ने मेरे को वोट डाले और 23 वोट मिले थे मेरे को कांग्रेस से। कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं था, खाली मैं ही थी। तो मुझे बोला आपको ही खड़ा रहना है। मैं बोला तो इधर तो गिनने वाली वोट है ही नहीं। नहीं बोले गिनना तो क्या हुआ, लड़ना चाहिए पार्टी बोलती। मैं लड़ी, डरी नहीं, लड़ी मैं, और पूरा दिन हाउस में बैठी। नहीं तो अभी क्या करते, महापौर का चुनाव लड़ते, हार गए तो भाग जाते, वो क्या फटाके लेके आते, रथ लेके आते, क्या क्या लेके आते। मैं तो कुछ लेके नहीं गई। मैं 2 चुनाव ये भी लड़ी तो कभी रथ फटाके नहीं लेके गई, क्योंकि ये सब फालतू का खर्चा है, काय के लिए करने का, दिखावा काय के लिए करने का। मैं महापौर का चुनाव लड़ी हूँ इस नवी मुंबई में। बहुत सारे लोग नए आए, उनको पता नहीं है। फिर मैं महिला बाल कल्याण की चेयरमैन बन गई। फिर मैंने महिला बच्चों के लिए बहुत काम किया, स्पोर्ट में काम किया, बच्चों को प्राइज देना, छोटा बच्चा हेल्थी बच्चे को प्राइज देना, बहुत कार्यक्रम किए मैंने। नए लोगों को ये भी नहीं मालूम ताई, जो आप जो समूह मैरिज करवाती थी, शादियां हाँ, करवाती, वो भी कितने बहुत लोग बड़ा की शादी काम की, था। क्योंकि हम लोग अटेंड करते थे। मुझे पता था मेरे शादी में मेरे माता पिता को एक रूम बेचनी पड़ी और एक रूम बेच के 6,000 रुपये मिले, और वो 6,000 में मेरी शादी हो गई। गोल्ड तो मेरे माँ के पास था, उसमें से ही बना के उन्होंने दे दिया, मगर शादी का पहले सस्ताई भी थी। लेकिन बहुत बड़ी बात होती थी शादी करना। शादी और करना हमको याद है, हम लोग कवर करते थे उस टाइम पे कि गरीब आते थे और सभी समाज के भी लोग आते थे। हाँ। और वो सब फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं सामुदायिक विवाह करे। जो गरीब बच्चे हैं, जो जिसके घर में काम करते हैं, किसी का ड्राइवर है, किसी की काम वाली है, किसी का कोई झाड़ू वाला है, ऐसे बच्चे के मैं सबके शादी फिक्स करके वो करने लगी। मुझे उसमें बहुत ही आनंद मिला कन्यादान करने का, क्योंकि मेरे को लड़की नहीं है। तो मैं वही 50-60 लड़की को अपनी लड़की मानती थी। मगर एक बात जेडी जी बोलूँ, उनको बच्चा होता था ना, तो बच्चा लेके मेरे गोद में देने को आते थे, पहला आशीर्वाद मेरा लेते थे। जैसे बच्चा 12 दिन का हो गया या 15 दिन का, तो मेरे पास लेके आते थे आशीर्वाद लेने कि आपने हमारी शादी कर दी। और एक भी कंप्लेंट, मैंने इतना साल शादी किया
तो एक भी दूल्हा दुल्हन की कंप्लेंट कभी नहीं आई मेरे पास। मैं मुस्लिमों की भी कितनी शादी की, मैंने क्रिश्चियन लोग की शादी की, मैंने मराठी लोग की, बौद्ध समाज की, सब समाज की, मगर आज तक कोई उल्टा मेरे को फोन करते कि हमारा संसार सुखी चल रहा है, आपका आशीर्वाद। तो मेरे हाथ से जितनी भी शादी हुई है बहुत अच्छे तरीके से बेचारे रहते हैं, और ऐसे ही रहो और बड़े बने, ये मेरा आशीर्वाद रहता है उनको। ताई यही आशीर्वाद है मेरे ख्याल से जो आपका इतना ज़बरदस्त सक्सेसफुल सफ़र रहा है, जब लोगों को लगा कि आप ताई अब ख़त्म हो रही हैं और जिस तरह से फिर आप उठ के आई हैं, एक नहीं दो टर्म हो गया इंसान और कभी तीसरा खत्म टर्म नहीं भी होता आपका है। फिक्स लग रहा है अभी। इंसान कभी ख़त्म नहीं होता है, और कोई ऐसा सोचेगा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, और ये कितने तो राज्य उलट चुके और अभी भी उलट रहे, अभी भी सब जगह लड़ाई चल रही। कल भी एक प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, अभी भी राज्य उलट रहे। तो ऐसा कोई सोचना नहीं चाहिए। आज मैं हूँ, कल और कोई होगा, उसके बाद और कोई होगा। मैं क्या, मेरा ये राज्य मेरा नहीं है, ये पब्लिक का है। ये पब्लिक ने मेरे को आशीर्वाद वोटों के माध्यम से दिया, उनके लिए मैं लड़ रही हूँ, उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। एक खास चीज़ और देखा था कि अभी भी ग्राउंड से जुड़ी हैं आप। अभी कल ही हमने सबने एक वीडियो देखा कि आप सड़क पे वो आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, उनके साथ डांस कर रही हैं। वो क्या हो गया जेडी जी, मैं जा रही थी कल मेरी एक मीटिंग थी इधर अपना ये आयुक्त है ना, क्या बोलते हैं उसको, उन आयुक्त के पास मीटिंग थी थाना में, और मैं जा रही थी, उन्होंने 11:30 का टाइम दिया था। तो इधर सुबह में मैंने राशन वाटप किया महाराष्ट्र शासन का, और वैसे हम लोग निकल पड़े थाना में। तो थाना में अपना बसुमती अपना ये जो गाय का त्यौहार होता है, तो आदिवासी लोग आके मनाते थाना में। तो चौक में मेरे गाड़ी क्रॉस हो रही थी, तो उन्होंने देखा मंदा ताई, तो सब आ गए, अरे ताई उतरो ना, 2 मिनट के लिए फ़ोटो निकालना है। सब जवार से आदिवासी लोग आए हैं। तो मैं उतर गई, गाड़ी से उतरी तो सब लोग बोले अभी हमारे साथ फ़ोटो निकालो, डांस करो। तो देखो उनके खुशी में दिवाली है, और दिवाली में वो लोग आए हैं। तो मैंने फिर उनको कुछ, मेरे पास मिठाई नहीं थी, फिर थोड़ा उनको पैसे का गिफ्ट दिया, बोला आज का नाश्ता जाके तुम मेरे तरफ से दिवाली का करो सब जन। और बोले हम जवार से उनकी बातचीत की, मैं बोले मेरे इधर भी न्यू बॉम्बे में आओ। फिर उन्होंने फ़ोन दिए, फ़ोटो निकाले, फिर थोड़ा उनका आदिवासी डांस करने का कोशिश की, क्योंकि डांस का मुझे बहुत शौक है। मेरे इधर सब गुजराती लोग रहते थे, माँ के उधर मारवाड़ी, गुजराती, जैन, बोरोली में मैं बड़ी हुई। तो ये एरिया सब पॉश एरिया था। उसमें गरबा नवरात्रि में हम लोग 9 दिन दम, अभी बंधन आ गया 12 बजे 10 बजे, पहले तो नहीं, पहले तो 4 बजे रात को 10 बजे गरबा चालू होता था। सब खा पी के मस्त गरबा देखने आराम से चादर डाल के ऐसे बैठते थे, तभी कुर्सी उर्ची कहाँ थी। और एक अपना ये रखने का गरबा और फोटो माता का, उसके पीछे गरबा खेलने का, 2-2 3-3 4-4 जितना कैपेसिटी है उतना टाइम खेलने का, ना तो बैठने का। तभी ऐसे वो चादर भी नहीं मिलती थी, ये अपनी गोनी होती है ना चावल की, वो लोग लेके आते थे, उसके ऊपर 4 बसों से। और 8वें दिन ना गुजराती में भवई आती है, माता जी एक आदमी बन के आता है, और वो उनका उधर का ढोल ताशा लाता था अपना ढानू बलसाड़ से, बड़े बड़े झांझ ढन ढन और ढोल बजते थे। तो फिर वो रात को 12 बजे भवई निकलती थी देवी, वो कई आदमी को बीच में से आती थी, तो लोग देखने के लिए काफ़ी भीड़ रहती थी पहले। अभी ये सब खत्म हो गया, अभी जगह ही खत्म होती जा रही है, और वो विचार पहले के संस्कार खत्म होते जा रहे। तो उस टाइम हम लोग बहुत गरबा खेलते थे। तो अभी मैं 2-3 जगह गरबा भी खेली। उस दिन मैं गरबा खेली तो 20,000 लोगों ने देखा है 5 मिनट में, अरे ताई गरबा खेल रही है। यही हो जा रहा है जो आपका एक जो पर्सनल टच है ताई, ये अभी तक आपका बना रहा है, जो आशीर्वाद है ये बना रहा है। आखिर में दिवाली का मौका, आपने कुछ ज़बरदस्त वार्निंग्स तो दे दी हैं। फाइनली लोगों को अपनी जो लाइफ है उसके थ्रू और अभी जो हो रहा है उसके लिए एक क्या मैसेज देंगे? मैं लोगों को बोल रही कि अपने जो अभी दिवाली है, ये दिवाली में अपने जो संस्कार होते हैं, अपने माँ बाप ने जो अपने को संस्कार दिए, चाहे कोई भी जात धर्म का होने, जो हर जन अपने अपने तरफ से अलग अलग तरीके से दिवाली मनाते। कोई लक्ष्मी पूजन गुजराती मारवाड़ी करते, उस दिन वो लोग पटाखे बजाते, कोई पहले दिन करता है, कोई धनतेरस है तो आज धन की पूजा होती है, घर में सब लोगों को मिठाई दी जाती है, गरीब लोगों को कपड़े देते।
तो ये जो अपने संस्कार है अपने पूर्वजों ने दिया। हमारे घर में तो तभी मिठाई बहुत कम बनती थी। हमारी माँ की माँ बाजू में रहती थी, हमारे मामा रहते थे, उनके घर में से ही हमेशा हमारे घर में मिठाई वगैरह आती थी। तो हमारे में पहले से रिवाज था हर घर में जाके, और साल मुबारक, मैं गुजराती एरिया में रही ना, तो उधर साल मुबारक रहता था। तो साल मुबारक बोलेगा तो सुबह सुबह सब ऐसे दरवाजे में टेबल लगा के मिठाई पानी रखने का, तो हर इंसान आएगा, अपने को आलिंगन देगा, हाथ मिलाएगा, साल मुबारक। साल मुबारक बोलेगा तो साल का मुबारक, इसका नाम है साल मुबारक। अभी मेरे को गुजराती मालूम है, मैं गुजराती एरिया में बड़ी हुई करके। मेरी हिंदी इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं हिंदी, मेरे सब नेबर थे इसलिए हिंदी अच्छी है। तो साल मुबारक आते थे, तो साल मुबारक बहुत बड़ा बनता था हमारे इधर, और आज वो सब लोग भूल गए हैं। ये सब अपने संस्कार जो है ये मुझे लगता है वापस आने चाहिए। जैसे कोविड में हमने बहुत कुछ सीखा है अपनों को गवा के, तो ये जो अपने संस्कार, अपनी परंपरा है, रंगोली, मेरे को तो रंगोली का इतना बड़ा शौक है, और मैं इतनी बड़ी बड़ी रंगोली डालती हूँ। और मैं टिपके की रंगोली कभी नहीं डाली, मेरे पिताजी मेरे को सब ला के देते थे, रंगोली, कलर। और मेरे पिताजी ने तो मेरे को लड़के जैसे ही पाला। माँ मारती थी, माँ डांटती थी, वो माँ बोलती थी इसको दूसरे के घर जाना है, इसको खाना आना चाहिए, कपड़ा आना चाहिए। मैं कुछ नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा लड़के जैसा एक पावर बनाया, दी मुझे। उस पावर के हिसाब से मैं गांव में आई इधर। मैं पावर के हिसाब से तब भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हूँ, और कल भी खड़ी रहूँगी। फिर मैं बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सब सिखाना चाहिए घर में, क्योंकि बच्चों को कुछ पता नहीं। आज मोबाइल, टीवी, इसमें जो बच्चे गए तो उनको स्विमिंग में डालना चाहिए, ड्राइंग, पेंटिंग। घर के हम लोग पहले घर में त्यौहार रहता था ना, तो माँ चकली बनाती तो हम बैठे रहते थे, कैसी चकली बनाई है, ये कैसे, मेरे को थोड़ा दो ना, तो लास्ट का आटा रहता तो हम लोग भी बनाते थे, और लास्ट की रोटी हमको दो। तो हर चीज़ में हम लोग तभी काम करते थे, माँ के साथ में पार्टिसिपेट करते थे। आज बच्चे नहीं कर रही है। ठीक है, पढ़ाई बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गया, हम मानते, मगर कोविड में देखा बहुत लोगों ने यूट्यूब पे, हमारे घर में तो रोज़ नया नया खाना बनता था यूट्यूब पे, हम लोग सब घर में थे, तो सबके लिए नाश्ता, सबके लिए दोपहर में खाना, शाम को खाना, 4 बजे नाश्ता। तो सब घर में, हमारी पोती भी कभी पान पूरी बनाओ, कभी पाव भाजी बनाओ, तो ये घर में सब चलते रहता था यूट्यूब पे देख के। वो यूट्यूब पे भी देखकर हम यूट्यूब का भी अच्छा उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे बिजनेस के तुम्हारे वीडियो आते हैं, बहुत सारे खाने पीने के वीडियो आते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ बनाने के वीडियो आते हैं, जो तुम कंपनियां खोल सकती हो कुछ। तो ये सब लोगों ने नया, इसमें भी अभी ये सब संभाल के काम करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ज़िंदगी तो क्या संघर्ष चलते रहता है, संघर्ष से जो उभरेगा वही आदमी होता है। तो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, फिर दवाई लेते। मैं भी 2-3 बार डिप्रेशन में गई ये लोग की वजह से, बहुत मुझे परेशान किया था कि ये राजनीति से हट जावे, ये राजनीति में नहीं रहनी चाहिए। तो मैं पहले पार्टी में थी, एनसीपी में, मुझे बहुत तकलीफ दी। जड़ी मुझे ऐसा लगता था कि राजनीति, रोज़ रात को लगता था अरे मैं ये क्यों काम करती, किसके लिए करती हूँ, ये छोड़ देना चाहिए। अरे रोज़ मानसिक तनाव, और घर में फिर ध्यान नहीं जाता था बच्चों के पास। मेरे को तो रोज़ लगता था ये छोड़ दूँ, इतना मेरे को तंग किया था ये लोग ने, और आज भी तंग कर रहे हैं। इनको भगवान देखेगा। ये दिवाली है, नहीं बोलना चाहिए, दिवाली में नहीं बोलना चाहिए, मगर एक सहन शक्ति का भी अंत होता है, हर चीज़ का अंत होता है। अभी हॉस्पिटल के लिए जाके तुम बोल रहे किधर का हॉस्पिटल मत बनाओ, दूसरी जगह लेके जाओ, इधर खेलने का मैदान तो मैं गांव में देने ही वाली हूँ। मैंने तो एमडी को बोला है, मेरे गांव में बहुत जगह है, सब झोपड़पट्टी हटा के मैं खेलने का मैदान गांव को दूंगी। अभी दिवाला में मैं इतना काम कर रही हूँ, बेलापुर में काम चालू कर दिया है, मैं करने वाली हूँ सबके लिए। मगर आपने 15 साल क्या किया, 20 साल 25 साल आपने आपके गांव के लिए कभी मैदान नहीं। क्या बोनकोड़े की हालत है, जाएगा तो बांस लेने को नहीं होता, ऐसा बोनकोड़ा गांव है पूरा न्यू बॉम्बे में, इतनी बड़ी न्यू बॉम्बे, इतना बार सब एमएलए रह चुके, कुछ नहीं काम, एमपी रह चुके, मेयर रह चुके, क्यों बोनकड़ा में गंदगी है। पहले अपने गांव सुधारो, फिर मेरे इधर बेलापुर में आके तुम सलाह दो। मैं जरूर गलती करूंगी तो मुझे सलाह दो, मैं सुनने वाली हूँ। मैं हमेशा बड़ों की बात सुनती आई हूँ, मैं सबकी सुनती हूँ, करती हूँ दिल की। मैं आप भी मुझे कितना बार राय देते हो, मैं नहीं सुनती हूँ क्या, मेरा आदत है।
छोटे से छोटा बच्चा भी कुछ बोलता है तो सुनना चाहिए, उसका समझ लेना चाहिए वो क्या बोल रहा है, कहीं उसमें से कोई अच्छी बात ना निकल आवे। अपने आप को ही बड़ा राजा समझने का ये कौन सी बात है? अब नहीं चलेगा। अब नवी मुंबई में ये दादागिरी चलेगी नहीं। मैं आपके माध्यम से दिवाली के पटाखे लगा रही हूँ, अगर समझने वाले अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे नाम लेके समझाना पड़ेगा। ताई बहुत बहुत शुक्रिया, आज दिवाली धमाका सही में आपने कर ही दिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप चलते रहें, लड़ाइयाँ आपको नहीं फेस करना पड़े, बट वो मेरे ख्याल से आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया है कि स्ट्रगल्स आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप उससे हमेशा और ताकतवर निकलती हैं और लोगों का भला होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं ताई आपका कि आप हमारे ख़ास मेहमान में आई। आज ताई का एक थोड़ा नया रूप भी दिखा, भावुक भी हो गई, पर्सनल लाइफ के बारे में हमें कुछ बताया है, लेकिन वो जो ताई है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा विल पावर है, उन्होंने भी बहुत बड़ी एक वार्निंग दे दी है कि अब दादागिरी नहीं चलेगी। ख़ास मेहमान में इस हफ्ते इतना ही, अगली बार नए मेहमान के साथ। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.